जो स्टेट एक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, वो क्या है? क्या गवर्नमेंट कम्युनिटी लेवल पे काम नहीं करती? तो अगर तो नेशनल हाईवे बननी है तो वो तो लोकल गवर्नमेंट की डोमेन नहीं है। मतलब उस पर कम्युनिटी को शामिल किया जाता है, जो आप कह रहे हैं कि तो शायद उसकी मॉनिटरिंग बेहतर होती। सो फिर आप एमएनएस को ख़त्म क्यों नहीं कर देते? क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट कसूर से, डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा से, डिस्ट्रिक्ट लाहौर से एक शख्स ने इस्लामाबाद में जाके कानून साजी करनी है, तो कानून साजी उसने किसके लिए करनी है? उसको तो यहाँ के लिए करनी चाहिए। मतलब मैं अगर पंजाब असम्बली में बैठा हूँ और मैं कसूर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ओकाड़ा को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, या साहिवाल को, या मुल्तान को, या जंग को। तो हमने कोई ये रिश्तेदारियाँ बांटनी है, या हमने पार्टियाँ, मकसद तो पाकिस्तान में डेवलपमेंट के लिए काम करना है ना, जो कि हमारी ट्रेनिंग का बुनियादी मकसद था। तो मुझे खुशी ये है कि पिछले 3 दिनों से हम डॉक्टर ताहिरा जबीन को हमने सुना। मैडम फॉरेन क्वालिफाइड हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेनर, पॉलिसी मेकर हैं। हमने कल सलमान आबिद साहब को सुना, जो कि एनजीओ सेक्टर में गुरु माने जाते हैं, नो डाउट कि उनका एक्सपीरियंस मैचलेस है। और फिर उसके बाद हमने इरशाद वहीद साहब को सुना, जिन्होंने कि हमें स्वॉट एनालिसिस के हवाले से बताया। आज हमारे साथ बिल्कुल एक बहुत अहम शख्सियत फिर मौजूद हैं, शाहिद महमूद मिन्हास साहब। आप सब लोगों ने एसटीपीआई का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, बहुत बड़े बड़े काम इन्होंने किए, ख़ासतौर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से। तो आज शाहिद महमूद मिन्हास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हेड ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है एसटीपीआई के। और प्रोफाइल इतना रिच है कि मैं शायद अगर वो बोलूँ तो सारा सेशन उसमें चला जाएगा, लेकिन चंद सीधा बातें मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। सर ने मास्टर सोशल साइंसेज में करने के बाद एमएस पब्लिक हेल्थ में किया, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विक्टोमोलॉजी टोकीवा यूनिवर्सिटी जापान से किया। इसके अलावा सीनियर एडवाइज़र हैं एसटीपीआई में, हेड ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है, जो मैंने सर का सीवी पढ़ा तो देखा, तो उसमें सर का बहुत ज़्यादा टाइम एकेडेमिया के साथ गुजरा है। एडिशनल रजिस्ट्रार रहे हैं, एचओडी रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़ डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के। और इसके अलावा सर्टिफाइड ट्रेनर हैं एडवोकेसी एंड लीडरशिप के हवाले से। कई इंटरनेशनल इदारे हैं, जिसमें आईआईई और पैकर्ड फाउंडेशन यूएसए, जहाँ से सर की सर्टिफिकेशन है। और काफ़ी अरसे से हम सर को सुनते भी आ रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट सर ने बहुत एक अहम रोल प्ले किया है। और सर को कनेक्ट कराने के हवाले से डिपार्टमेंट को मैं शुक्रगुज़ार हूँ। डॉक्टर उज़मा यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी बदौलत सर डिपार्टमेंट से कनेक्ट हुए और पिछले 3-4 साल से मुसलसल सोशल वर्क डिपार्टमेंट में एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। हम बार बार यही कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं और स्ट्रगल कर रही हैं। और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ तो अपने एम्प्लॉइज़ को 2-2, 3-3 महीने की सैलरीज भी नहीं पे कर पाती। बट वी आर लकी, पंजाब यूनिवर्सिटी लकी है, एक बड़ा नाम भी है और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन भी है कि हम दिन रात कोशिश करके इस तरह के इदारे जैसे एसटीपीआई है, इनकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं, इनके रिसोर्सेज हैं। आज हम कासिम अली शाह फाउंडेशन में खड़े हैं, आज हमने इनके साथ कोलैबोरेट किया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आंखें खोल कर देखें तो रिसोर्सेज हमारे इर्द गिर्द ही बिखरे पड़े हैं। और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ एनजीओज़ का, क्योंकि आप तमाम लोग एनजीओ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ने के लिए हैं, तो सबसे बड़ा जो इशू चैलेंज फेस करना पड़ता है एनजीओज़ को, वो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, उनको मोबिलाइज करना, फंड रेज करना है। तो मेरा ये ख्याल है कि आपकी ये 2-3 दिन की जो एक्टिविटीज़ है, इसमें आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल चुके होंगे कि आपने किस तरह से डोनर्स को अट्रैक्ट करना है, कन्विंस करना है, टेक्निकली उन अपनी प्रपोजल को जस्टिफाई करना। और आज का ये सेशन मुझे लगता है कि बहुत अहम होने जा रहा है, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं खुद भी इसका 1 मिनट भी ज़ाया ना करूँ। आप लोगों से भी गुजारिश है कि पूरी तवज्जो से और पूरे एक डेडिकेशन से सेशन को अटेंड कीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर से कि सर आए और अपने सेशन का आगाज़ करें। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत जनरोसिटी के साथ मेरा तारुफ कराया। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, सोशल वर्क डिपार्टमेंट का, डॉक्टर उज़मा शेख का बहुत शुक्रिया, जिनकी वसासत से मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ।
यकीनन उनकी बड़ी मेहरबानी है, कंट्रीब्यूशन है। हमारा ताल्लुक़ सरगोदा यूनिवर्सिटी में जब थी तब से शुरू है उनके साथ, STPI के साथ काम कर रहे हैं हम। और सोशल वेलफेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का बेहद ममनून हूँ कि वो भी इसमें पार्टनर हैं, उन्होंने मदद किया। और साथ साथ आई थिंक कम्युनिटी वेलफेयर सर्विसेज एशिया, कम्युनिटी वर्क सर्विसेज एशिया का मशकूर हूँ, ख़ासकर आप सब लोगों का, आप लोगों की बर्दाश्त का, पेशेंस का मैं पहले से ही शुक्रिया अदा कर देता हूँ कि अभी लोग 4 बजे 5 बजे ऑफ कर जाते हैं और आप लोग बैठे हैं, which reflects your dedication and your passion and potential to work with social organization and community organization. ये बड़ा मुश्किल होता है कि एक prolific speaker, एक जो इंस्पिरेशनल स्पीकर जो है वो एक अपनी भरपूर इनिंग्स खेल के जाए और उसके बाद एक आम सा बंदा, एक सादा सा बंदा बात करे तो उसकी बात में वो चाशनी नहीं होती, वो खूबसूरती अल्फाज में नहीं होती जो माशाल्लाह से कासिम शाह साहब की ज़ुबान में थे। और जिस तरीके से उन्होंने वो सेशन कंडक्ट किया, एक के बाद एक, वो था ना, उन्होंने हवाला दिया उनका वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का, तो उनकी मेरे ख्याल एक और किताब भी है, शायद डॉक्टर ताहिर साहब हमारे साथ हैं, हर्फ हर्फ हकीकत। तो इसी तरह कासिम शाह साहब का जो है उनकी बातें वो हर्फ हर्फ हकीकत सी, रियल लाइफ एग्जांपल्स और दिल से निकली आवाज़ थी। अगर जो हमारे साथ इस वक्त नहीं है, मसरूफ़ है, लेकिन मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। और एक अच्छे लीडर की, जो कि कासिम शाह साहब हैं, यकीनन एक अच्छे लीडर की ये क्वालिटी भी होती है कि वो अपने फॉलोअर्स का, अपने आने वालों के लिए रास्ता थोड़ा आसान कर देता है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसे की हैं, यकीनन जो मेरी एग्जांपल्स में आ रही होंगी, और उनकी उन बातों की वजह से शायद मेरा सेशन थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, कोशिश करते हैं। ये सेशन जो है इसमें मेरे पास तो कुछ भी नहीं है शेयर करने के लिए ऑनेस्टली। हम तो इंटरेक्शन करेंगे, जो आपके पास जो चीज़ें हैं, आप माशाल्लाह से NGO मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स हैं, सिविल सोसाइटी के साथ काम कर रहे हैं, एकेडमिया के साथ काम कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन में हम देखेंगे कि शायद कोई चीज़ ऐसी मिल जाए हमें जो हम सब के लिए बेनिफिशियल हो और हमारे आने वाले दिनों में, सालों में हमारे लिए मुआवन साबित हो सके। तो ये सेशन इंटरेक्शन होगा, मैं आप लोगों से गपशप भी करूँगा, कोशिश करूँगा बोर्ड का भी इस्तेमाल करें और चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। तो जो टॉपिक है ओवरऑल तो NGOs मैनेजमेंट और लीडरशिप का है, लेकिन जो जिस सेशन पे मैं आज बात कर रहा हूँ कि उसकी NGOs की डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है, उसमें फ़र्क क्या है, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और ख़ासकर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, जो उसके रूलिंग पैरामिड्स हैं, उसमें देखेंगे कि कैसे हम बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप लोग, इसमें मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही? वैसे हॉल भी छोड़। सो आप लोग NGOs के साथ हैं, सिविल सोसाइटी के साथ हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है NGO का, ये कहाँ से आया है? नॉन गवर्नमेंट, इस तरह की तस्वीरें ही होती हैं ना जनाब, ठीक है। सो वाई NGOs, आपने इसका जवाब दे दिया कि जनाब ये लोगों की फलाह बहबूद के लिए। अच्छा, एक तो ये NGOs है ना, जिसको हम प्यार से निगो भी कहते हैं, निगो, NGO को अगर इकट्ठा लफ्ज़ पढ़े, मेरी एक नीज़ बाहर से आई तो वो पढ़ा हुआ था, वो CNG लिखा हुआ था ना, CNG स्टेशन, तो उसको पढ़ी थी कनग, CNG को कनग जोड़ के। तो ये NGO को अगर हम इकट्ठा पढ़ें तो ये निगो बनता है, निगो, निगो, नरगिस से प्यार से निगो, ठीक है ना। तो ये NGO। सो इसकी एक बहन भी है, उसका नाम है इंगो, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बहन हो गई, ठीक है ना, बाजी इनकी थी, उसको भी देखते हैं। तो अभी थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, टाइम को ज़्यादा उसमें नहीं लगाएंगे, तो ये देखते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। जो स्टेट एक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, वो क्या है? क्या गवर्नमेंट कम्युनिटी लेवल पे काम नहीं करती? करती है।
तो वो क्या है, वो कम्युनिटी लेवल पे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो क्या कहलाते हैं? सबसे छो बेसिक लेवल पे काउंसलर उसका होता है यूनियन काउंसिल, ठीक है ना। जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें से जो सबसे पहला स्टेप है कम्युनिटी लेवल पे वो क्या है? यूनियन काउंसिल, ठीक है ना। और उसके ऊपर फिर क्या है? तहसील काउंसिल, ठीक है ना। और तहसील काउंसिल के ऊपर क्या है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। तो उस तरतीब से जो काम आप कम्युनिटी के अंदर कर रहे हैं तो कम्युनिटी का इंटरेक्शन होता है उसमें, वहाँ पर वो डिसीजन लिए जाते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आती है, उसके बाद क्या है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट आती हैं, और नेशनल गवर्नमेंट है, फिर स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, फिर पार्लियामेंट है, ठीक है ना, जो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग करती है। यही स्ट्रक्चर है जी, ठीक है। इसमें मुझे बताइए कि नालियां बनाना जो है वो किसकी जिम्मेदारी है? पार्लियामेंट की, लोकल गवर्नमेंट की। तो फंड्स किसको मिलते हैं? वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को। MNAs MPs तो नहीं वो उन फंड्स के पीछे जाते हैं सड़कों के लिए, पहले पार्लियामेंट को जाके उधर से आगे डिवाइड, उससे नीचे भी, उससे नीचे भी, उससे नीचे भी, मतलब इस तरह से अब ये तो उसके साइज पे नीचे से डिपेंड ऊपर की करता तरफ है। जाए तो वो उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखें पार्लियामेंट स्टैंडिंग और इस तरह से उसके साइज साइज से क्या मुराद है कि अगर वो लंबी वॉल्यूम ऑफ वर्क, वॉल्यूम ऑफ वर्क देखिए देखें तो गवर्नमेंट की बजटिंग बढ़ेगी ना। तो अगर तो नेशनल हाईवे बननी है तो वो तो लोकल गवर्नमेंट की डोमेन नहीं है। लेकिन अगर गली बननी है, उसमें सीवरेज सिस्टम डलना है उसमें, तो लेकिन फंड्स तो सारे MNAs को मिलते हैं। 2-2 अरब जो है डॉक्टर साहब ऐसे ही है, तो वो फिर अपने पॉलिटिकल उसके लिए यूज़ करते हैं, जिससे जो है अक्सर औकात होता है। कभी पिछले दिनों कल परसों इसमें आ रहा था कि जी कौन सी वो जेल रोड बनी है या मुस्लिम टाउन की, वो बैठ गई बार बार सड़क जोहो टाउन की। सो वो अगर तो मतलब उस पर कम्युनिटी को शामिल किया जाता है जो आप कह रहे हैं कि तो शायद उसकी मॉनिटरिंग बेहतर होती, शायद उससे रिजल्ट बेहतर आ जाते, ठीक है। लेकिन चूंकि उनको बाईपास किया गया, तो ये जो मामलात हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। मुझे आज तक आप चूँकि जो नॉन गवर्नमेंट पढ़ेंगे वो यकीनन गवर्नमेंट को भी पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी पढ़ेंगे। मुझे एक चीज़ समझाइए, MNAs का क्या किरदार है? जो मेंबर पार्लियामेंट हैं कौमी असम्बली के, उनका क्या बुनियादी, उन्होंने कानून साजी करनी है बड़े इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है ना। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं, MPs हैं वहाँ पर, उनका क्या काम है? उन्होंने अपने लोकल इश्यूज से हाईलाइट और उसके ऊपर जो काम होने वाला है कम्युनिटी। सो फिर आप MNAs को ख़त्म क्यों नहीं कर देते? क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट कसूर से, डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा से, डिस्ट्रिक्ट लाहौर से एक शख्स ने इस्लामाबाद में जाके कानून साजी करनी है, तो कानून साजी उसने किसके लिए करनी है? उसको तो यहाँ के लिए करनी चाहिए, MNA की तो ज़रूरत नहीं है। वन तो वो बेहतर नहीं है कि वो यहीं पे बैठ के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाएं और उसमें वो एक प्रपोजल बनाएं और फेडरल गवर्नमेंट से फंड्स लें और उसको करें, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जो फंड्स है? सर मोस्टली ये होता है कि MNAs वगैरह जब इकट्ठे होते हैं वहाँ पे ज़्यादा जिसके हल्के में सबसे ज़्यादा मसले हों या जिसको ज़्यादा डेवलपमेंट हो, तो पहले फंडिंग उनको दी जाती है ताकि वो अपना फास्ट एंड उस पर करके तो वो सारी। मेरा तो क्वेश्चन सादा सा वो यही है कि यहाँ से मैं उठ के जाता हूँ इस्लामाबाद में और वहाँ से मैं कहता हूँ कि मैं बैठ के यहाँ के लिए पॉलिसी साजी करूँगा। सर वो एक हेड बन जाता है कि सारे मुल्क के सारे जो MNAs हैं वो एक जगह पे बैठ के, ताकि मुल्क कंट्री एक उसके ऊपर यूनिटी के ऊपर या उसकी एक चीज़ की इकट्ठे बैठ के हम खाते हैं, हाँ, ठीक है ना, इकट्ठे बैठ के खाना। काम करते हैं, मतलब काम करते हैं, खाते हैं, ठीक है, खाना खा। अच्छा, तो फिर अगर वो वहाँ पर इकट्ठे बैठे हैं तो फिर पंजाब असम्बली में बैठने की क्या ज़रूरत है? ताकि सर जो बड़ी होती है ना वो छोटियों को भी दे सके। जी जी सर। नेशनल गवर्नमेंट जो है या MNA जो है उनका जो डोमेन होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है, बड़ा होता है, ठीक है, मतलब आपने जो बिल्कुल ठीक है, उनके अंदर 2-3 सीटें आ जाएंगी MPA जी ठीक इसका है। मतलब है कि वहाँ पे एक लार्जर बजट जो है वो बनेगा और अलोकेट होगा, तो फिर आगे डिसबर्समेंट आसान हो जाएगी उसके लिए जी। सो दे मेड इट लाइक कि इसको आइडियलाइज कर दें कि उसमें आसानी हो जाए।
आइंदा आने वाले लोग हैं वो मैनेजमेंट भी मिल जाएगी ये। देखें, हम ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम है उसको अगर हम थोड़ा सा आसान कर लें कि यहाँ से लोग उठ के यहाँ जा रहे हैं और फिर वो यहाँ के लिए काम कर रहे हैं, फिर तहसील लेवल पे भी काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम हो रहा है, और इस पे बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च हो रहे हैं। डॉक्टर साहब शायद बता सकेंगे कि कितने पैसे इस पे खर्च हो रहे हैं, आप लोग बता सकेंगे। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है जो पिछले 30 साल से है कि क्या जो MPA पंजाब असम्बली में बैठ के नुमाइंदगी कर रहा है अपनी तहसील की, अपने डिस्ट्रिक्ट की, उसकी वही नुमाइंदगी जो तहसील नाज़िम है या डिस्ट्रिक्ट नाज़िम है वो नहीं कर सकता? अगर वो कर सकता है तो शायद वो बेहतर कर सकेगा ना। मतलब मैं अगर पंजाब असम्बली में बैठा हूँ और मैं कसूर से बिलोंग करता हूँ तो मैं उकाड़ा को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, या साहिवाल को या मुल्तान को या जंग को। मुझे ज़्यादा पता कसूर का है या लाहौर के तो उसका। सो मैं अगर वहाँ पे बैठ के बात करूँगा ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करूँगा। सो अगर हम ये कहें कि पंजाब असम्बली में MPAs नहीं होंगे और सिर्फ जो तहसील नाज़िम और डिस्ट्रिक्ट नाज़िम इलेक्ट होंगे अपने अपने इलाके से, वो पंजाब असम्बली के मेंबर कहलाएंगे, आपकी अंदाजे में कितनी सेविंग हो जाएगी? अंदाज़ा लाखों में, करोड़ों में, अरबों में? होगा तो वो छोटे इलाकों के ज़्यादा, यानी कि अगर जैसे उकाड़ा है, उकाड़े का अगर तहसील नाज़िम है तो MP इसी तरह 2-3 जगहों शहरों को मिला के बनते हैं ना। देखिए ना, वो मिला के क्या करना है, अगर हम 5 घर मिला के तो हम कहेंगे साडा घर बहुत बड़ा हो गया तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे खर्चे बढ़ेंगे ना, ठीक है ना। सिर्फ कोई किसी पार्टी का जो है वो नाज़िम होगा, कोई किसी का होगा, तो जो MP है वो अपनी पार्टी वाले को ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा। ऐसे तो हमने कोई ये रिश्तेदारियां बांटनी है या हमने पार्टियां, मकसद तो पाकिस्तान में डेवलपमेंट के लिए काम करना है ना, लोगों के पैसे से आ रहे हैं। अगर इफेक्टिव किस्म का कंट्रोल्स एंड सिस्टम है, जैसे इंडियन पंजाब के एग्जांपल ले लेते हैं जी जी, तो वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है वो अपनी पूरे डोमेन को संभाल के बैठा हुआ है और यही सिस्टम को फॉलो अप कर रहा है जो यहाँ पे है। हमारे यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है कि वो जो अपने तौर पे किसी मुझे उधर से ले सो गोया नहीं तो इसमें मैल प्रैक्टिसेस है ना। सो मेन चीज़ वही होगी। तो अगर हम मैल प्रैक्टिसेस को मिनिमाइज करना चाहें, देखो बात सिंपल है जी, आप अपना पॉइंट बताइए। जी सर, बेसिकली मकसद ये है कि हमारे MLA MPs हमने ना पाकिस्तान बनने से पहले बड़ा जबरदस्त था, MLA थे, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली थे, उनका अपना मकसद क्लियर था। असल में वो अपने मकसद के लिए जाए। बड़ा आसान बात है ना कि अगर आप अपने इलाके में काम कर रहे हैं और उसके बाद आप ही का नुमाइंदा तहसील का वो, और डिस्ट्रिक्ट के, अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में 3 तहसीलें हैं तो 3 लोग ये और एक डिस्ट्रिक्ट का है, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम, आप पंजाब असम्बली में चले गए और वहाँ पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेड है वो मिनिस्टर बन जाए पंजाब का, मतलब मिनिस्ट्री ले ले, जितने डिस्ट्रिक्ट होंगे उतनी मिनिस्ट्रियाँ होंगी, ना बंदर बांट होगी, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी भी हो जाएगी, और जो तहसील वाले हैं उसके मेंबर हो, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग जो लोकल लेवल पे करनी है तो उसमें इन्वॉल्व हो जाए, बजाय इसके कि लोकल लेवल पे भी हम कर रहे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और फिर प्रोविंशियल लेवल पे। प्रोविंशियल लेवल वाला या तो डिस्ट्रिक्ट के मामला में दखल अंदाजी न करे और नेशनल वाला प्रोविंस के मामले में और डिस्ट्रिक्ट के मामले में ना आए। सो गोया ये वो चीज़ है जिससे हमारी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रही है, हम एक ट्रेडिशन पे चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब सर आप कह रहे हैं कि जी वो फिर ये जो खाना पीना इन्होंने वो कैसे होगा, ठीक है ना। सो गोया हम ये कह रहे हैं कि वो मैल प्रैक्टिसेस है ना, माल प्रैक्टिसेस। उसके अलावा देखें जो कंट्रोल्स एंड सिस्टम है वो आपका कुछ इस सिस्टम में ऐसा बन गया हुआ है, ज़हनी तौर पे किस तरह की सिलसिला चल पड़ा हुआ है कि वो आइडियलिज्म की तरफ जा रहा है। प्रॉब्लम वहीं पे आती है, एक लूपहोल वहीं पे आएंगे जहाँ पे वो कुछ ना कुछ फैंकी प्रेसिडेंट कोई भी अगर इस नेटवर्क को चेंज करते हैं जी, मतलब फौजीज़म आ जाता है तो वहाँ पे एक जो बंदा है वो सारे निज़ाम को संभाल रहा है ना, कि उसको जरूरत नहीं है सियासत की। चाहिए, इसका मतलब है कि पैरेलल आपका सिस्टम फिर भी सिस्टम चल रहा है ना, ठीक है आप। सो गोया हमें वो बड़ा कुछ बचा सकते हैं, बचाने की बात कर रहे हैं। तो बात तो यही है ना कि अगर हम कर्जे लेके और ये डेवलप करें और फिर उसके बाद 4, 5, 6 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो प्रॉब्लम होगा। अच्छा ये तो चले हो गया कि वो इसके पैरेलल जो हमारे पास सिविल सोसाइटी का मैकेनिज्म है वो क्या कहता है, आपने कहा था कि कम्युनिटी लेवल पे, बिल्कुल ठीक।
और सेम वही स्ट्रक्चर वहाँ पर है। यहाँ पर सोशल वेलफेयर ग्रुप हैं, जैसे आपने कहा फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, फिर उसके बाद आपके कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ कम्युनिटी लेवल पे काम कर रही है, ठीक। उसके ऊपर क्या है, आपके पास नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मोस्टली सूबे के लेवल पे या उस पर काम कर रही हैं, और फिर आपके पास नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे मुल्क में उस पर काम कर रही हैं, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, और उसके बाद UN ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये स्ट्रक्चर सारा ये है, इनके पास तो पैसे जो आते हैं ये टैक्स से इकट्ठे करते हैं, ऐसे ही है। NGOs वालों से मेरा एक क्वेश्चन है सर, बहुत खूबसूरत बात की आपने और बड़ी तफसील से बात की, देखें बहुत शुक्रिया आपका। बात यही है कि एक बच्चा जो गिलगित में है उसको आप कराची का समंदर पढ़ाएंगे, लाहौर के दरिया में पढ़ाएंगे तो उसको कितनी समझ आएगी, ठीक है ना। अगर वो ग्रेड 5-6 तक है या 3-4 ग्रेड तक है, उसको आप लोकल जियोग्राफी समझाएं ताकि वो देखे भी, उसको नज़र भी आए। पंजाब वालों को या इनको ये वाली चीज़ें सिखाएं आप, ठीक है ना। कराची में या सिंध के इस तरह आप डिवीजन लेवल पे चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, ज़्यादा चीज़ें रिलेट कर सकेगा बनिस्बत के वो बचपन से ही वो कायद-ए-आज़म के 14 नुकात 3वीं 4वीं 5वीं से शुरू हो जाते हैं और MSc तक जाते हैं और फिर याद अभी भी किसी को नहीं हुए, ठीक है ना। सो द पॉइंट ये है कि आप जहाँ के प्रॉब्लम है उसको वहीं पे सॉल्व करें, ठीक है। हाँ जी, और उसके बाद जो आप करते हैं तो हमें नीड बेस्ड वहाँ पे नजर आ जाता है कि मकामी जरूरत क्या है। जाहिर है वो मकामी जरूरत सूबाई से वहाँ से बिल्कुल सिंपल यही है, सिंपल यही फार्मूला कि यहाँ पर जी गवर्नमेंट का गवर्नेंस का निजाम है उसमें यही सर। थैंक यू सो मच जी सर। थोड़ा सा सर मैं भी ऐड करना चाहता हूं। जी जी ज़रूर। शायद यहाँ जरा हम NGO वाले बैठे तो यहाँ हम ये पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, वो ये इस तरह कि हम भी यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर को तो हम बिल्कुल नेगेटिव शायद शो कर रहे हैं या यहाँ पे तो एक सारे जो 100% मार्किंग है वो इधर है। अभी इधर जो फतवे आने ना जरा वो भी देखेंगे। हाँ, जी जी मे जी यहाँ एक MLA बैठा था, एक MP बैठा था, तो शायद वो भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देता, सकता होता। बिल्कुल ठीक है। तो ये है कि ये नहीं कि कोई इधर भी कोई NGO, कल मैंने हमारे एक ट्रेनर आए हुए थे तो उनसे पूछा कि आप बिजनेस और NGO को नॉन प्रॉफिट को कहाँ पे अलग करते हैं। उन्होंने मुझे शायद से कहा कि कोई पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बिल्कुल वो भी बिजनेस चाहते हैं। सही। तो ये हम जरा थोड़ा सा ना नहीं हम इनके साथ अभी वो अल्लामा इकबाल ने जब शिकवा लिखा ना तो बड़े फतवे लगे कुफ्र के, फिर उन्होंने जब जवाब शिकवा लिखा तो फिर उनको समझ आई कि नहीं मामला वो कुछ और हैं। अभी हमने ये इनको अच्छा जो कह रहे हैं ये समझ रहे हैं ना, अभी पता चलेगा कि यहाँ पर कितने दाग हैं या कितने चैलेंजेस यहाँ पर हैं जो सिविल सोसाइटी के नाम पे जो कुछ हो रहा है। अच्छा अभी हम सिर्फ हम चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए मैं उस डिबेट में गया हूँ, अदरवाइज नहीं पॉजिटिव वाले सारे असम्बलियों में बैठे हुए हैं ना, ठीक है ना। हम यहाँ पर थोड़ा सा मौका मिला तो कर लेते हैं सर। ये दोनों जो आपके जो फ्रेम हैं इनको आपने लिखा है कि ये दोनों के हाँ मतलब थोड़ा सा सिमिलर मॉडल है ना, थोड़ा सा सिमिलर हाँ मॉडल है। आपका मतलब है इस वक्त तो ये है ना कि ये पूरा सिस्टम चल रहा है इसी तरह जी दोनों हाइब्रिड कह रहे हैं, इंटीग्रेटेड है, व्हाटसएवर इट इज। आपका ख्याल है, आप जो कहना चाह रहे हो ये कि ये सिस्टम अलग है, वो सिस्टम अलग है। मैं ये अभी सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूँ, फैसला आप लोगों ने करना है। मैं भी बात कर रहा हूँ जी कंपैरिजन हो रहा है 1 versus 2 जी जी ठीक है ना, आइदर दिस और दिस। हाँ या ये है कि इनका ब्लेंड में जाए या इससे भी एक वो बेहतर मॉडल की तरफ जाए उससे बस। अभी तो हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें से क्या निकलता है वो हम देखते हैं। जी सर। सर बिल्कुल ये जो है ना ये गवर्नमेंट वाला जो स्ट्रक्चर है या जो स्टेट फैक्टर्स वाला ये सिस्टम है, इस सिस्टम के जो गैप्स हैं उसमें ये सपोर्ट करते हैं, पूरा ये सिस्टम नहीं चला। बहुत खूबसूरत बात की आपने। अच्छा यहाँ पर हमें बहुत गैप नजर आते हैं ना कि ये भी नहीं काम करते, ये भी नहीं काम करते, ये भी नहीं काम करते, हम यही क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो उसकी सपोर्ट के लिए यहाँ पर हम अब दूसरी तरफ आते हैं कि इस सिस्टम को कभी भी ये सिस्टम रिप्लेस नहीं कर सकेगा। उसकी वजह क्या है, कोई बताएगा साथी कि क्यों? मेरी ये जो स्टेटमेंट है कि हम कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, अभी हम देखेंगे, लेकिन अब जी पहले मैडम आप और फिर सर आप और फिर मैडम आपकी तरफ आते जी। ये स्टेट का सिस्टम है ना, स्टेट का सिस्टम है जी ये जो है सपोर्टिव सिस्टम है जी जी ठीक है। वो उसकी अम्ब्रेला के अंडर काम कर रहा है।
नहीं, अम्ब्रेला के अंदर शायद उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला में काम कर रहा है। जी सर, यहाँ से एक हाथ उठ, एक मिनट मैम, आप ही बात कर रही हैं, कंटिन्यू कर रही हैं। जी जी, मैं जी। ये कह रही थी अभी का अगर करंट सिनेरियो देखें, एनजीओ के सारे प्रोजेक्ट्स, सारी असेंशन और सारी लीगल फ्रेमवर्क या बैंक ट्रांजैक्शन सब इनके अम्ब्रेला के अंडर हो। ठीक हो गया। अगर आप जी बिल्कुल, अब कितने अरसे से आप एनजीओ के साथ काम कर रही हैं? 12 साल से। और इनसे ज़्यादा कोई जिसने एनजीओ के साथ काम किया? जी वो 15 साल, 30। अच्छा मिस, आप तो लगती नहीं कि आप 15 साल की, तो आप खुद लगती हैं और आप कह रहे 15 साल से आप काम कर रही हैं। ठीक है जी। अच्छा जी सर, कुछ कहना चाहिए? जी जी, 20 साल से जी। मुझे कोई 38 साल हो गए हैं, मैं सिविल सोसाइटी के साथ काम कर रहा हूँ, तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। ठीक है, ठीक है, तजुर्बा ज़्यादा हो गया। ठीक। अच्छा, जब मैं जो जिस पॉइंट में, नहीं माशाल्लाह जी मैडम, ये आप भी कुछ कहना चाह रही थी मैडम? सर ये जो सर ना स्टेट एक्टर, क्योंकि ये स्पोर्ट, तो यहाँ पर जो आता है वो तो रिटायरमेंट के बाद भी मज़े करता है, पेंशन लेता है। तो यहाँ तो कोई पेंशन नहीं मिलती, यहाँ तो दिल धड़कता ही रहता है कि कल नो लेटर मिल जाएगा जी। ठीक है ना, इनके साथ भी ये होने वाला है। सो द पॉइंट इज दैट कि पहली बात ये, हर सिस्टम में प्लस माइनस हर जगह पे एग्जिस्ट करती है और हमेशा करती है। ठीक है ना, हमें जब भी कोई चीज़ देखनी है तो हमें उसके प्रोज एंड कॉन्स, प्लस माइनस दोनों देखने हैं। ठीक है ना, जब भी हमने कभी कोई जब भी एनालिसिस करना है तो हमेशा हमने कंपैरिजन करना है। ठीक है। दूसरी बात आप लोगों ने कही कि ये जो चीज़ें हैं जो यहाँ पर गैप्स रह जाते हैं उनको फिल करने के लिए होते हैं। एक्चुअली एनजीओज़ का जो मकसद है बुनियादी तौर पर वो यही था कि गवर्नमेंट के अंदर जो एक ट्रेडिशनल, एक जो जॉब सिक्योरिटी की वजह से जो एक तरह की नेग्लिजेंस आ जाती है या जो सुस्ती काहली आ जाती है, जो सिविल सर्वेंट है या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, वो उस तरीके से, या उसके अंदर जो प्रोसेसेस इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि वो जो इतने प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि आपका छोटा सा काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर आपके पास 100 रुपये है, मैं ले सकता हूँ? वाह, अपनी खुशी नहीं दे रहे हैं? नहीं, हाँ। ओ उधर देखो जनाब, ए देखो, सिर्फ इनको ये पता है कि इस्लामाबाद से आए हैं, कल को इस्लामाबाद जाएंगे तो शायद चाय उधर हमें भी पीनी पड़े। इधर 100 मांगा, इधर 1000 भी मिल गया। अच्छा, अब हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये देखें, मेरी ज़रूरत थी, मैंने 100 रुपये मांगा और इन्होंने मुझे दे दिए। इनके पैसे हैं और इन्होंने मुझे दे दिया, शायद वापस भी ना मांगे। दिल तड़क रहे होना वैसे आपका, तो ये और दिल बड़े मजबूत हैं। आपके अपने पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, अब जाके मैनेजर से कहो जरा जल्दी जल्दी है यार, बाहर रिक्शा खड़ा है, 100 रुपया देना दे देगा बैंक आपको? आपके पैसे क्यों नहीं देगा? जब तक हमको साइन करके अपनी परमिशन नहीं देंगे तब तक कागज होते साइन करके प्रोसेस को चेक बुक पे। तो गोया आपने 100 रुपया लेना है या 10 रुपये लेने हैं, आपको पूरे एक ऐसे सिस्टम से गुजरना पड़ेगा कि 9 to 5 हो और आपके चेक बुक आपकी अपनी हो, सिग्नेचर आपके अपने हो। ठीक है, मैच करते हो, बैंक में पैसे भी पड़े हों। जबकि दूसरी तरफ जो सिविल सोसाइटी स्ट्रक्चर है उसमें शॉर्ट टर्म के लिए आपका बड़ा क्विक प्रोसेस होता है, यानी जो लोकल लेवल पे जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए अगर इतना बड़ा साइकिल कंप्लीट करना पड़े तो प्रॉब्लम आएंगे। और अगर लोकल लेवल पे आप सिस्टम को थोड़ा सा लोकलाइज कर दें, ठीक है, तो आपके सॉल्यूशंस आसान हो जाते हैं। सर थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, अभी मैं द पॉइंट इज दैट मैं इनसे लाख रुपया मांगूंगा ना तो फिर ये बैंक से ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस में चले जाएंगे। गवाह भी चाहिए, ऑथेंटिसिटी चाहिए, सारा कुछ। बैंक से लोन लेंगे तो वो इतने प्रोसीजर नहीं होंगे। सो गॉट द पॉइंट
कि आपने सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि जब हम लोकल लेवल पे कोई काम कर रहे हैं उस पे इतने मसाइल नहीं आने चाहिए जितने इस लेवल पे आने चाहिए, और जब हम सिविल सोसाइटी के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर जो मसले मसाइल हैं बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। सो यहाँ पर आते आते बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हो जाते हैं जो यहाँ पर शायद इतने नहीं होते, ठीक है ना। सो सिविल सोसाइटी के अपने प्लस एंड माइनस है। सिविल सोसाइटी जब यहाँ पर काम करती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जब वो फिर इस लेवल पे चले जाते हैं तो ये फिर हायरार्की और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हम उसकी सिर्फ मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम समझें कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं एक बड़े अदारे में और एक छोटे अदारे के प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस में जानते हुए। अच्छा, अब इनके पास तो पैसे आपके टैक्स के आ गए, जो कॉर्पोरेट सेक्टर ने पैसे कमाए उन्होंने टैक्स दिया और उस टैक्स से मैं मुस्तफीद हो गया, ऐसे ही है। इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? इनके पास तो फंडिंग होती है, फंडिंग या डोनर्स होते हैं या इंटरनेशनल फंडिंग होती है। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ? नहीं, उनको पहले काम करके दिखाना पड़ता है, आपको वजारत की क्राइटेरिया पूरा होता है। भाई आप क्राइटेरिया देखें ना, पाकिस्तान में मेरे मोहल्ले में सीवरेज का निज़ाम ख़राब है तो नीदरलैंड वालों को क्या मसला है? नीदरलैंड वालों ने अपने फंड हमेशा जो क्यों दिए? आप क्यों नहीं देते उनका? डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए ठीक, तो वो कहाँ से आते हैं वो फंड और क्यों आते हैं? सर एक मिनट यहाँ से फिर आपके पास आता हूँ। सर बैनुल-अक़वामी सतह पे हर मुल्क जो है यूनाइटेड नेशंस का जो मेंबर है उसने कमिटमेंट की हुई है कि वो कंट्रीब्यूशन करेगा यूनाइटेड नेशंस के साथ। ओके। और कुछ इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज है जैसे ग्लोबल फंड है तो वो हर मुल्क का थोड़ा थोड़ा सा उसमें फंड। अच्छा, वो क्यों कमिटमेंट है? कंपनी आगे टोटल अभी हम चलते हैं उस पे। अभी ये बात हुई कि इंटरनेशनल कमिटमेंट है, क्वेश्चन मेरा ये है कि क्यों है? सर आपके पास आते हैं फिर इधर आते हैं जी। अच्छा, एक तो ये चीज के जो स्टेट एक्टर्स हैं जी जी देखें, अभी हम थोड़ी सी बात एक और भी करेंगे कि जो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एड है ना वो क्या है। वो यहाँ पर जब हम जाएंगे तो इतनी खतरनाक हो जाएगी कि फिर हम सोचेंगे कि क्या हमें ये फंडिंग चाहिए नहीं। तो हम कहते हैं ना कि जी नीदरलैंड में उन्होंने देने ही देने हैं पैसे, मामा जी लगते हैं साढ़े ना, देने ही देने उन्होंने, ठीक है ना। सो अब हम देखेंगे वो क्यों मामा जी लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं, क्यों लगते हैं उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि वो जो UN मेंबर्स के पास एक फंड जाता है और वो फंड जो है वो सारे मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो कितना होता है, वो कितनी अमाउंट होती है जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसका जितना दिल करता है, या वो हर मुल्क की फिक्स रखी होती है कि इसमें एरिया में इस लेवल पे इतनी फंडिंग, जैसे क्लाइमेट चेंज पे आजकल सबसे ज्यादा फंडिंग हो रही है। नहीं वो तो मतलब डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट है ना। ओवरऑल हम चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो फार्मूला क्या है? वो बिल्कुल ठीक है। देखिए जो मुखैर हजरात है ना यहाँ पर हैं या दुनिया में किसी भी जगह पे जो वॉलंटरी कर रही हैं, वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन दे रही हैं अपने लोगों के लिए, या जो हमारे अंदर एक बिलीफ है कि यहाँ पर हम किसी की मदद करेंगे तो आगे जाके कहीं हमें आसानी मिल जाएगी, ऐसे ही है ना। सो जन्नत में घर बनाना आसान है या मुश्किल? आसान है ना, प्लाट खरीदना ना कंस्ट्रक्शन करनी जी। ये खामोश सर मुश्किल है। मुश्किल क्यों? सर एक मिनट अपने आप को मारना पड़ेगा, अपनी अना को खत्म हम लोगों ने मर गई जन्नत ही जाना ना, जिंदा तो नहीं जाना। सर देखिए हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोगों को हेलीकॉप्टर से तभी सोचना है, अपने का सोचना है। ओके, सो गोया आपको जो सर कुछ हमारे से अगर कुरान को पढ़ लिया समझ लिया फिर तो सारे जन्नत फिर सारे बड़ी औखा काम हो गया फिर। अगर मैं कहूँ कुरान पढ़ लिया, अगर कुरान पढ़ लिया समझ लिया और समझ लिया तो सारे जन्नती हैं कसम से। अगर समझ लिया, हमारा मसला ये है कि पढ़ते तो हम हैं ना उसको इस पे और सोच रहे थे ए भी करना उत्थे जाना उन्होंने लेना इसने करना इसने करना, पता नहीं तीन रकातें हुई हैं, चौथी और अल्लाह ने पता, चलो सजदा कर दो सलाम फेर लो, ठीक है ना, बस अल्लाह बात। सो द पॉइंट इज दैट कि जन्नत भी मुफ्त में नहीं है। जो यहाँ पर नेकी करेगा तो एक पौधा लगेगा, जो यहाँ पर नेकी करेगा फलाही काम करेगा अल्लाह का हुक्म मानेगा तो जन्नत की नहरें दूध की नहरें मिलेंगी ना। सो अगर अल्लाह ताला जन्नत मुफ्त में नहीं दे रहा
जैसे आपने फरमाया कि हमारे स्ट्रगल या हमारे एफर्ट्स या हमारे कामों की वजह से मिल रही है, तो इंसान को कोई चीज़ मुफ्त क्यों देगा? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। और ज़िंदगी में इस तरह के क्वेश्चन किया करें, फिर उनके जब सोल्यूशन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो आप इंटरेक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं पे सोल्यूशन मिलेगा। ये देखें जी, ये रेजोल्यूशन पास होती है जो इंटरनेशनल एड है उसकी, ठीक है। 1970 में क्या हुआ? यूएन जनरल असेंबली ने कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज टू कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 0.7% ऑफ देयर नेशनल इनकम, जीडीपी का 0.7%। कितना बना? 100 रुपये में से 70 पैसे सर जी, यानी 1 रुपये से कम। सीधा सीधा राउंड करने तो 1 रुपया, ठीक है ना, अगर आसानी के लिए। सो ये जो है डेवलप्ड कंट्रीज ये इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, क्यों कंट्रीब्यूट करेंगे? पैर नमो चाहिए, बाँह मेलने चाहिए, क्यों करेंगे भाई? यूएन ने भी किसी बेस पे बात की ना, वो इसलिए कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसने जो तरक्की की है, उसने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, उसकी कॉस्ट डेवलपिंग कंट्रीज पे कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की सूरत में, पोल्यूशन की सूरत में, रिसोर्सेज की डिप्लीशन की सूरत में, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की सूरत में। सो वो एक तरह की कंपनसेशन है। तो उन्होंने कहा कि जी 0.7% जो है वो पे करेंगे। और ये खर्च किस पे होगा? ये डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर होगा, क्योंकि डेवलप वर्ल्ड तो ऑलरेडी डेवलप है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें खर्च होगा। और ये पैसे पहले जो यूएन के पास जाते थे वो गवर्नमेंट्स को दे दिए जाते थे। गवर्नमेंट वो पैसे हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती थी, पीते पता नहीं कैसे, खाने का तो पता है। तो वो बास को तुमसे अंडर यूटिलाइज रह जाते थे। जी जी सर, नहीं मैं ऊपर रेफरेंस दे रहा हूँ, ये नीचे रेफरेंस है सर जी। जी सर, नहीं वो जरा हिडन एजेंडा उसी बाद गल करांगे। नहीं ये ओपन एजेंडा है, ये ओपन एजेंडा है कि जो डेवलपमेंट हुई जो है उसके बदले में कि अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन दो, थोड़ा सा सवाब भी हो जाएगा और डेवलप वर्ल्ड बिल्कुल अंडर डेवलप ना रह जाए जो अंडर डेवलप वर्ल्ड है। आपको आप इलाके के चौधरी हैं, काम शाम कराना, तो आपको कम से कम लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना तो लाना पड़ेगा, प्राइमरी मिडिल पास कराना पड़ेगा कि आपकी बात को समझ सकें। गौर तो पाएँ, वो कहते हैं इतना तो डेवलप कर दो अंडर डेवलप को कि वो आपके काम आ सकें, ठीक है। दिस इज हिडन, ये लिखा हुआ कहीं नहीं। हर चीज़ में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। जो पहली स्टेटमेंट है कि अगर खुदा कोई चीज़ मुफ्त नहीं दे रहा बंदों को, तो इंसान को कैसे दे सकता है? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम इस पे आगे चलते हैं कि ये सारी चीज़ें हुई और किसने इसमें कहा? स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स जो ना, उनके अलावा जो चैंपियन बने हुए ना इस वक्त दुनिया के ठेकेदार अमन के और नोबेल प्राइज़ के लिए, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, ठीक है। और जब दिल करता है वो जिसको दिल करता है एड देते नहीं देते। अच्छा, वो जो एड आती थी कंट्रीज के पास अंडर यूटिलाइज रहती थी और वो वापस चली जाती थी। वापस कहाँ जाती थी? वापस यूएन में। 1 साल आपके पास एड रही, वो जो ग्रांट आई है, अगर यूटिलाइज नहीं हुई तो वो वापस चली जाएगी और आपका हक खत्म हो जाएगा, अगले साल नहीं आपको मिलनी। दिस इज अ बिग पॉइंट कि वो एड अगर आपने यूटिलाइज नहीं की, फिर उसके अंदर हर्डल कि ये करेंगे, ये बंदे लगाएंगे, वो जानबूझ के हर्डल भी क्रिएट कर सकते। फिर उन्होंने कहा दूसरी स्टेज आई कि अच्छा यार ये यूएन तो बहुत बड़ा इदारा है, इनसे ज़रा नहीं होता तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो पूरी दुनिया में यूएन को सपोर्ट करे और इनको मापना दें, ठीक है। वहाँ पर कुछ चैलेंजेस आए। वो क्या चैलेंजेस आए? जो डच स्पीकिंग है, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश वाला को उर्दू नहीं आती, उर्दू वाला को पश्तो नहीं आती, लैंग्वेज बैरियर आ गए, कल्चरल बैरियर आ गए। उन्होंने कहा जी अब नेशनल लेवल पर एनजीओज बनाई जाए, ठीक है। जिन्होंने इंडिया में काम करना है इंडिया को सपोर्ट करेंगे, मतलब फंड्स देंगे, जिन्होंने पाकिस्तान में करना पाकिस्तान में करेंगे, जिन्होंने बांग्लादेश में, सो एंड सो फोर्थ।
वहाँ से फिर सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तो के इश्यूज़, कल्चर के इश्यूज़, लैंग्वेज के इश्यूज़, एफिशिएंसी के इश्यूज़, उन्होंने कहा जी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे। गॉट द पॉइंट जी। तो ये वो हायरार्की यूं चलते चलते CBOs तक आ गई। यहां तक क्लियर है जी बात कि वो पैसे एक तरह का, कुछ लोग कहते हैं जी यहूदियों के पैसे हैं, फलां के पैसे हैं, काफिरों के पैसे, हमारा कोई हक नहीं। एक्चुअली वो ना यहूदियों के, ना ईसाइयों के, ना मुसलमानों के, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के हैं, वो मजलूम लोगों के हैं, अंडर सर्व लोगों के हैं, मार्जिनलाइज लोगों के। वो अगर एफिशिएंटली उसमें यूटिलाइज हो जाएंगे। अच्छा, इसमें स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स क्यों एग्जांपल है? वो क्यों नहीं उसमें, उसकी रीजंस क्या है, वो क्यों नहीं देंगे? मतलब वो नहीं, वो ये कहते हैं कि हम खुद डायरेक्ट देंगे, ठीक है ना, हमने UN को नहीं देना, हमारा उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं। अच्छा, वहाँ पर जो मैंने बात की थी ना कि पॉलिटिक्स ऑफ एड क्या है, फिर वहाँ पर उन्होंने बनाया USAID, यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर USAID। ये इमदाद, US इमदाद नहीं है, USAID स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अच्छा, फिर वो कहते हैं हम उसके लिए जाएंगे। फिर अच्छा, वो जब डायरेक्ट जाते हैं पाकिस्तान को इमदाद देते हैं, कहते हैं जी ये फलां बिल भी जो है ना ज़रा वो भी करना है, जेंडर्स के ऊपर भी बात करनी है, आपने ख़वातीन को पर्दे से भी निकालना है, आपने मतलब डायरेक्ट नहीं कहते, इनडायरेक्ट, ठीक है ना, आपने ये भी करना है, आपने वो भी करना है, आपने लेजिस्लेशन में भी ये करना है। अब वो थोड़े से बब्बर शेयर हो गए ना, डायरेक्ट कहते हैं, ठीक है। सो पहले जब थी, मतलब 40 years बैक, 80s में बड़ा पोलाइटली था, उस वक्त वो पॉलिटिकल उसमें नहीं होती थी, ये पॉलिटिकल पार्टी। अब वो कहते हैं नहीं, आपके जो इलेक्शन कमीशन है उस पर भी ये होना चाहिए, आपकी असम्बली में भी ये होना चाहिए। मुझे कोई ऐसा अदारा बताइए जी डॉक्टर साहब। सर यूएसए तो सबसे बड़ा डिफॉल्ट है उसके ऊपर UN का 201, तो स्विट्जरलैंड इसमें एक्सेप्शन है उसको, ठीक। यूएसए को नहीं, स्विट्जरलैंड मेंबर नहीं है UN का, न्यूट्रल स्टेट है, उस पर वो सेंक्शन नहीं आ रही। थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिटी। लेकिन US जो है वो बदमाशी कर रहा है, वो नहीं दे रहा, ठीक है ना, वो कह रहा है नहीं हम डायरेक्ट उसमें देंगे, ठीक है। एग्जम्पशन नहीं है, वो खुद ही, जैसे मतलब बात ये कि वो माइट इज राइट वाला मामला है ना, तो उसको अभी देखें ईरान के साथ जो कुछ हुआ, तो वो UN बेचारा मिन्नते तरले करता है। उसकी फिलॉसफी है। हाँ, वो जब आप इतने देखें, इतनी गुर्बत ना किसी जगह पे आए कि लोग सजदा करने पे मजबूर हो जाएं इंसानों को, और किसी को इतना ज़्यादा भी ना एम्पावर कर दें, इतना ज़्यादा भी ना खाना खिला दें कि वो लोगों को अपने आगे सजदा करने पे मजबूर कर दें, ठीक है। सो अमेरिका अब उस स्टेज पे पहुंच गया हुआ है और अब उससे डिक्लाइन की तरफ। बट एनीवे, ये ज़रा वो देखिए, नॉर्वे 1.09 देता है, ठीक है, तो देना उन्होंने कितना, 0.7, 70 पैसे देने हैं, लेकिन वो 1 रुपया 9 पैसे दे रहे हैं ना। लग्जमबर्ग छोटा कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है, 99 पैसे दे रहा है, स्वीडन 91 पैसे दे रहा है, जर्मनी 79 पैसे दे रहा है, ठीक है, अपने GDP का ओवरऑल। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी सर, ठीक। नहीं, स्विट्जरलैंड जो है 0.06 वो जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट वो कहा था ना 70.7 का, उससे लेस दे रहा है। नीदरलैंड भी उससे लेस दे रहा है, आयरलैंड भी उससे लेस दे रहा है, ठीक है, यानी दे रहे हैं लेकिन थोड़े दे रहे हैं। और जो डॉक्टर ताहिर साहब कह रहे हैं कि उनके ऊपर कंपल्शन नहीं है क्योंकि वो UN के सिग्नेटरी नहीं, न्यूट्रल स्टेट है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो 60 पैसे दे रहे हैं, ठीक है। रूम और वाली बात आ गई कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सख्त होती जा रही हैं, फंडिंग ग्रांट्स जो है कम होती जा रही है और कंडीशन बढ़ती जा रही हैं। एक वक्त वो था, अगर हम देखें 70 से लेके 80s तक, 85 तक, वो खुद ही उनको कहते थे कि इससे इस तरह करके प्रोजेक्ट बनाएं, लोगों को एम्पावर करते थे डोनर एजेंसीज कि ये इस, अच्छा आप उर्दू में ज़रा सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दें, और वो कॉन्सेप्ट बताते थे, उसको लिख के अच्छा ये करके देते थे, अब इनको ग्रांट दे देते थे, पैसे दे देते कि यहाँ आप काम करें। सो गोया जैसे अंग्रेज़ ने, गोरे ने सिगरेट मुफ्त लगाया था शुरू में, तो इन्होंने ग्रांट मुफ्त लगाई शुरू में, तो हमें कह जी ये ले पैसे, ठीक है। तो एक तरह से आहिस्ता 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 गवर्नमेंट के पैरेलल उनका ये देखें कि ये तो ज़्यादा काम आसान है,
और साथ में आहिस्ता आहिस्ता कान में ये भी डालते हैं कि गवर्नमेंट की कर दी कुछ नहीं कर दी। ये देखो, सो गोया हमें अपने ही रिश्तेदारों से गवर्नमेंट से थोड़ा थोड़ा मुतनफ़र भी करना शुरू किया। फिर उन्होंने एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि आप आवाज़ उठाएं कि गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करती है, देखे ये सिविल सोसाइटी ने क्या कर दिया, ये तो हमने अपनी मदद आपके साथ कर ली है, ये फलाना फलाना करते करते फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा जी अच्छा अब गवर्नमेंट से लोग जो हैं, ये सिविल सोसाइटी के लोग जो ना ये करप्ट हैं, ये बेईमानियाँ करते हैं, इनके ऊपर एक अफसर जो है ना वो गवर्नमेंट से ला के बैठाएंगे। अब गवर्नमेंट में बंदे को मिलती थी 70,000 तनख्वाह, NGO का चीफ बन के आया तो मिले 5 लाख रुपए, गाड़ी भी मिली, पेट्रोल भी मिला, मौजें ही मौजें, फंड्स भी इख्तियार। उसने कहा ये तो काम ही बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा जी 5 साल के लिए इधर एक्सटेंशन, फिर 5 साल के बाद 2 साल अपने डिपार्टमेंट गए, फिर 5 साल के लिए उधर एक्सटेंशन। आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने कहा कि अब जो है, फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं गवर्नमेंट में काम करता हूँ, बेगम को कहा तुम बेगम NGO बना ले, ठीक है ना, बेगमात की NGOs बनी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये पोलिटिसाइज किया क्या चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ ये हुई कि उन्होंने कहा कि जी अब हर ऑर्गेनाइजेशन की जो फंडिंग है उसके लिए एक ब्यूरोक्रेट जो है उसको वहाँ पर चीफ उसका लगाया जाए। सो गोया उन्होंने उनको पहले यहाँ लाए, फिर उनको यहाँ पर लालच दिया, उनको आदी किया लग्जरी लाइफ का, फिर उनको वापस गवर्नमेंट में लेके अब सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो आप कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है गवर्नमेंट, सो बुनियादी तौर पर अब गवर्नमेंट को उस तरीके से उन्होंने इंगेज कर दिया, ठीक है। मुझे कोई एग्जांपल देगा कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या पॉलिटिकल प्रोजेक्ट या सिविल सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो डोनर की फंडिंग के बगैर चल रहा है? नहीं, बहुत कम तो कोई चीज़ नहीं होती ना। और खिदमत किसकी है? वो जमात इस्लामी की। उनके पास 79% अपनी फंडिंग है, 11% नहीं 21% वो इंटरनेशनल डोनर से लेते हैं, 100% उनके पास भी अपनी फंडिंग नहीं है। बाकी गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, ये तो खुद NGO है ना, गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट अब सस्टेनेबल नहीं है जिसके पास डेवलपमेंट फंडिंग नहीं है। जब वो अब IMF क्या कर रहा है ना, वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, INGOs क्या कर रही है कि वो कहते हैं जी ये पैसे दे देंगे लेकिन ये आपने रिफॉर्म भी करनी है। मैडम माजरत के साथ हम थोड़ा सा ये भी देख रहे हैं कि NGOs बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, खूबसूरत काम कर रही हैं, लेकिन कहाँ पर हमें कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि हम कहीं पैसों के चक्कर में कोई ऐसा काम तो नहीं करने जा रहे जो स्टेट के अगेंस्ट हो जाए, जो हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट चला जाए, ठीक है, या हमारे कम्युनिटी की जो वैल्यूज़ हैं उनके अगेंस्ट चला जाए। सो हम उसको भी साथ साथ देख रहे हैं कि जो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर देख रहे हैं। अभी इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन जो है उसकी स्क्रीनिंग करता है, वहाँ पर भी फरिश्ते तो नहीं बैठे, हम जैसे इंसान बैठे हैं, कहीं ना कहीं पे वो कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करके बाज़ का कुछ चीज़ें गुजार देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा चीज़ें रुक जाती हैं कुछ, तो उनको भी पता है कि सीधा सीधा जाएंगे तो मसला नहीं हल होगा, वो भी कैमोफ्लेज करके चीज़ें लेके आते हैं। जी मैडम कुछ शेयर करी थी आप, बात भूल गई, माजरत चाहता हूँ, याद आ जाएगी आपको। सो थोड़ा सा आगे चले हमारे पास। अच्छा, NGOs कम्युनिटी इंगेजमेंट मॉडल जो है ना, ये बड़ा पावरफुल है अगर ये ट्रू स्पिरिट और ट्रू एसेंस के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। इसमें क्या है, कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग ऑलमोस्ट सेम आइडियोलॉजीज लिविंग टुगेदर। वो जो हमारी लोकल गवर्नमेंट और वो जो है ना वैल्यूज सेम उस पर है, लेकिन इसमें जो है ना CSOs और जो NGOs है ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करती हैं, लोगों को शामिल करती हैं। OPP की एग्जांपल आपने दी, OPP को बड़ा खूबसूरत सक्सेसफुल मॉडल हमें दिखाया गया अख्तर हमीद खान साहब का, लेकिन उसमें क्या था कि 80-20 की रेशो थी। वो क्या रेशो थी कि 80% फंडिंग वो नहीं, वो हाँ जी 70-30 अगर थी तो 30% कम्युनिटी ने इन काइंड उन्होंने वो नहीं करना था, उन्होंने आपकी अपनी फिजिकल एफर्ट्स देनी थी, ठीक है ना। सो पैसे गोया उन्हीं के आने थे और इन्होंने अपनी मेहनत करनी थी और उनको उस मेहनत के एवज कुछ ना कुछ ऑनरेडियम वगैरह दिया जाता था। वो प्रोजेक्ट था जिसको यहाँ पर पाकिस्तान में सक्सेसफुल करके एक एग्जाम्पल सेट की गई और बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक वाली एग्जाम्पल जो है वो सेट की गई, ठीक है। सो गोया आपको शुरू में अगर आप उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें ना OPP का, औरंगी पायलट प्रोजेक्ट का,
तो आपको बहुत सारे लूप होल्स मिलेंगे उसमें, ठीक है। लेकिन हम उस डिबेट में नहीं जाते। हम ये कह रहे हैं कि ये जो सिविल सोसाइटी के पास, एनजीओ के पास जो पैसे हैं, जो यूएन के पास है, दिस इज द राइट ऑफ द कम्युनिटी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कम्युनिटीज इंटरेस्ट, वैल्यूज और इनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उस पर कंप्रोमाइज नहीं हम करेंगे। फिर दूसरा है ये बिहेवियर जो है, कम्युनिटी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है पैशनेटली ब्रिंग चेंज इन बिलीफ्स। ये लोग दिल से इसमें शामिल होते हैं, काम करते हैं, और उसमें जो है आपके जो रवैयों में पॉजिटिव तब्दीली आती है। आप मजबूरी की हालत में काम नहीं करते, आप खुशी खुशी उसमें शामिल होते हैं। तो दूसरा इसका ये है। और तीसरा जो है ना, इसमें कम्युनिकेशन बड़ी आसान है, सादा है। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उसमें ऐसे नहीं लगता कि यार ये तो किसी और के लिए है, मेरे लिए तो है ही नहीं। आपको लगता है कि ये 1-on-1 मेरे लिए है और हमने मिलकर इसको अचीव करना है। लेकिन हमारी कम्युनिटी की तरह एक एग्जांपल देखिए। आजकल तो सोशल मीडिया है आजकल का सोशल मीडिया, ये बहुत पुराना सोशल मीडिया। हमें तब तक लोगों की बात समझ नहीं आती जब तक बंदा अपनी जान से नहीं चला जाता, ठीक है। ये हमारी कॉमन प्रैक्टिस है, हमारा जनरल बिहेवियर है, ठीक है। जब तक लोग तबाह नहीं हो जाते ना, बहुत दादाजी बड़े बुरे हैं, दादाजी ये करती है, दादी ये करती है, जब फोटो देते हैं दादाजी बड़े चंगे से, अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत एक शायर ने इसमें ये भी कहा था ना कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन तुमको खबर। वाह क्या थैंक यू। अच्छा, ये थोड़ा सा इशू है मेरे ख्याल लाइट का, लेकिन ये क्या है जी, इनपुट है, एक्टिविटीज़ हैं, आउटपुट है, स्फीयर ऑफ कंट्रोल। इसकी हम थोड़ी सी अगर बात करें तो मुझे बताएंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अभी हम उस पर जा रहे हैं ना, चूँकि बोर्ड ऑफ गवर्नर के जो SOPs हैं उनकी जिम्मेदारियां उस पर। सर हैंडआउट की डिमांड है और ये वो सोर्स पर्सन है जिन्होंने पहले हैंडआउट दिया आपके लिए, हमने एक ईमेल में आपको ऐसे सारा मटेरियल वहां पर आ जाएगा। ग्रुप के ऊपर अपलोड कर ग्रुप पे भी मैं मैडम को भेज दूंगा ना ये सारी स्लाइड्स। देखिए ये कहते हैं कॉपीराइट, इसमें कॉपी मेरा कोई कॉपीराइट है, आपका राइट टू कॉपी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए, मैंने इसमें क्या करना है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में? हाँ जी, सॉरी, अच्छा वो हो गया, बोर्ड ऑफ गवर्नर हो गया, ठीक है। फिर अदारे के अंदर और मैनेजमेंट है, स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ वगैरह, टेक्निकल काम है, फर्नीचर, इक्विपमेंट, लोअर स्टाफ, हाँ जी, स्टाफ सारा आ गया। अपर लोअर, 7 मंजिला स्टाफ, 2 मंजिला स्टाफ, ऐसा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, और हाँ, उसके लीगल स्टेटस, लीगल से फाइनेंसेस, पैसे नहीं तो कुछ भी नहीं जनाब, ठीक है। उसको फाइनेंस में भी ऑडिट वाला सारा उसको ऑडिट में, ठीक है, अकाउंट भी आ गया, फाइनेंस भी आ गया, अकाउंटेबिलिटी भी आ गया। इसके अलावा जो क्रिटिक्स होते हैं कि आपकी क्या पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, उनकी एक अलग अच्छा जी, स्ट्रेटेजिक प्लान, थैंक यू सो मच। मैं ये सोच रहा था कि सारा कुछ हो गया, बस पॉलिसी ना हो, ठीक है ना, ठीक है ना। जितने अच्छा पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है ना, SOPs जिस जैसे चलाना है, ठीक है ना। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप देते हैं इनपुट, ऐसे ही है, ये देते हैं तो आउटपुट पे क्या आता है, आपको रिजल्ट्स आते हैं ना। वो क्या है, चेंज, सोसाइटी में चेंज, इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, पीस,
हार्मनी, ठीक है, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें अगर ये आप इनपुट नहीं देंगे तो ये आउटपुट नहीं आएगी। ऐसा ही है। सेम मॉडल जो है ये वही मॉडल है जो इंसानों का है, बंदों का, ठीक है। अगर हम देखें, ये है एक बंदा, ठीक है ना, यही है ना, इसके अंदर फाइनेंस किधर है, इसमें कम्युनिकेशन आपने नहीं बताया, कम्युनिकेशन भी है ना, इसमें फाइनेंस किधर है, बंदे के अंदर फाइनेंस क्या है, आपने अपना सर्वाइवल राइट का बंदे ने किस तरह करना, बंदे के अंदर पैसे का काम केड़ा कौन कर रहा है, हाथ नहीं, दिमाग अगर वो भी कर रहे हैं, लेकिन काम करेगा, हाथ काम करेगा, जो हाथ खाना खिलाएंगे वो कहाँ जाएगा, पेट जाके गुर्दे से जाएगा, फिर फेफड़े में जाएगा, पेट होता है छोटा बड़ा, ठीक है ना, वो मैदे में जाएगा ना, स्टोमिक जो है ना, बुनियादी तौर पे आपके पास स्टोमिक जो है वहां से वो प्रोसेस होता है ना सारा सप्लाई, फिर वो किस में जाता है, ब्लड में, ठीक है। ब्लड आपका कम्युनिकेशन है, पूरे बॉडी को सप्लाई देता है, ऐसा ही है। फिर आपके पास किडनीज हैं जो काम करते हैं। यहाँ पर मेरी बहन ने बताया कि क्या चीज़ थी, पॉलिसीज भी थी, और एक वो जो क्रिटिक है, जो ऑडिट है, ये ऑडिट कर रहे होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये ऑडिटर है, ठीक है। एक आपके पास फिर लंग्स हैं, ठीक है, रिफाइन कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज आ रहे हैं उनको साफ क्लीन करके। सो गोया ये पूरे के पूरे जो सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम भी इसी तरह है, इसमें भी अगर आप देखें। सो फिर जब हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ या सीबीओ या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट वो लोगों को ऑर्गन है ना, हाँ, रिसीव कर रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है, रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहा है, हाथ कमाने के लिए और हाथ खर्च करने के लिए। पाँव का भी वही काम है, आप लोगों के घरों तक जाके, डोर स्टेप पे जाके सर्विसेज देते हैं, यही करती है ना एनजीओ। सो ये आपके डोर स्टेप सर्विसेज हैं, डोर स्टेप सर्विसेज हैं, ठीक है। ये क्या है, जो ये सबको फंक्शन कर रहा है, पॉलिसी, बीओजी, हेड आपका एडी, ठीक है ना, विजन, मिशन, वो सारे थे। सो सेम अगर आप देखें तो यहाँ पर जो बीओजी है, ये बीओजी है, और सारे के सारे आपके ऑर्गन उसी तरह काम कर रहे हैं जिससे आपकी बॉडी काम कर रही है। और अच्छा, अब हम चूंकि बीओजी की तरफ जा रहे हैं, ये गर्दन क्या है, इसको पर खड़ा हो सकता सरिया है ना, सरिया, ठीक है, सरिया है, ठीक है, जो मर्जी समझ। अगर गवर्नमेंट है तो सरिया है, अगर सिविल सोसाइटी है तो फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ी सी। सो द पॉइंट इज दैट कि होल्ड करना है ऑर्गेनाइजेशन को, जो उसके जो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको जो होल्ड करता है, तो आपको बेसिकली ये जो बीओजी और उसको चलाने वाला है। फिर आपके पास एक पंपिंग हार्ट जो है वो आपका ईडी है या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, ठीक है। सो वो पूरा का पूरा उस निज़ाम को चला रहा है। तो अब थोड़ी सी हम बात करेंगे, ये अगेन जो इनपुट एक्टिविटीज आउटपुट है, ये स्फीयर ऑफ कंट्रोल है, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं, आपका स्टाफ है, चीज़ें हैं, पॉलिसी। तो यहाँ पर जो है जब आप कर रहे होंगे तो ये आपका स्फीयर ऑफ कंट्रोल है। इससे अगली स्टेज पे जाएंगे तो ये है आउटकम, यानी चेंज इन बिहेवियर्स, चेंज इन सोसाइटी, चेंज इन कम्युनिटी। तो ये जो है अगेन आपके स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जितनी देर इन्फ्लुएंस करेंगे ठीक रहेगा, वरना ये मामला ख़त्म हो जाएंगे। और ये कम्युनिटी में इम्पैक्ट तब आएगा, डेवलपमेंट तब आएगी जब तक उनका इंटरेस्ट बरकरार रहेगा, स्फीयर ऑफ इंटरेस्ट। तो ये मॉडल जो है सिविल सोसाइटी का, ये वाला मॉडल जो था, ये बेसिकली इन्होंने दिया कि गवर्नमेंट को इस तरह काम करना चाहिए, ठीक है।
सो जो आप लोगों ने शुरू में बात की कि सिविल सोसाइटी इज एक्चुअली सपोज टू क्रिएट मॉडल प्रोजेक्ट, वो मॉडल जो सक्सेसफुल हो जाए वो हैंड ओवर कर दें आप गवर्नमेंट को कि ले जनाब अब इसको काड़ा में भी अप्लाई कर दें, इसको सिंध में भी अप्लाई कर दें, इसको पंजाब में भी कर दें, जो मॉडल आपका कामयाब हो जाता है। और अगर नहीं छोटे पैमाने पे तो चूँकि गवर्नमेंट अगर कोई मॉडल बनाएगी ना उस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, वो फिर उसी हायरार्की से वो बैंक वाली एग्जाम्पल में जाएंगे, ठीक है। सो कम्युनिटी में अगर कोई आप मॉडल बनाते हैं तो NGOs जो हैं या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोड्यूस बेस्ट मॉडल्स जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आप अक्रॉस द बोर्ड रेप्लिकेट कर सकते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? NGOs model is more effective to empower communities, especially women. खवातीन को ही क्यों? कम्युनिटीज की बात तो समझ आती है, वाई women? क्योंकि औरतों पे बहुत कम काम हुआ है और अगर हुआ है तो है दुखती राग में मैंने आया जिस लेवल पे आना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। और जी जी बात आपने अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं एक दो और पॉइंट ले लूँ। थैंक यू। और मैं इस पे ना कुछ बातें करूँगा अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे और अपने नॉलेज की बेस पे। आप उससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। एक तो जो मैंने शुरू में बात की थी कि हमें प्रोज एंड कॉन्स इकट्ठे देखने हैं। जहाँ पर ख़वातीन के लिए फ़ायदे हैं तो वहाँ पर उनके लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं, ठीक है, और जहाँ पर उनके लिए कुछ लिमिटेशन है तो वहाँ पर सोसाइटी के लिए चैलेंजेस हैं या फैमिली के अदर मेंबर्स के लिए चैलेंजेस। 1954 में गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। 64 में एक कॉन्सेप्ट आया, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट सिविल सोसाइटी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, दैट वाज विमेन इन डेवलपमेंट। विड का कॉन्सेप्ट आया, विमेन इन डेवलपमेंट। आप गूगल करेंगे आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। तो कि ख़वातीन को तरक्की के कामों में शामिल किया जाए। तो 10 साल के बाद उन्होंने फिर दूसरी उसके बाद स्टडी की एंड देन दे रियलाइज़ कि जी विमेन इन डेवलपमेंट से जहाँ पर कुछ ख़वातीन के लिए बेनिफिट्स हुए हैं तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बढ़ गई उनके लिए। तो फिर वहाँ पर उन्होंने नया कॉन्सेप्ट दिया, विमेन एंड डेवलपमेंट, फिर वैड का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो वो 74 में फिर ये कॉन्फ्रेंस हुई UN की, जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा नहीं यार वैड पे काम करना है। 10 साल के बाद 84 में फिर कॉन्फ्रेंस हुई आई थिंक मैक्सिको में, उसमें उन्होंने फिर उसके रिजल्ट्स देखे, प्रोज एंड कॉन्स देखे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये जो है वहाँ पर कॉन्सेप्ट आया जेंडर एंड डेवलपमेंट, गैड का कॉन्सेप्ट आया कि सिर्फ विमेन की बात ना करें, दोनों जेंडर्स को शामिल करें, तो मेल को भी उसमें शामिल करें। तो अदरवाइज़ अगर आप फीमेल को इंगेज करते हैं तो मेल डाउट करते हैं, शक की नज़र से कि हमारी ख़वातीन को ख़राब कर रहे हैं, लड़कियों को ख़राब कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब आप उनको करेंगे मेल को भी तो वो होगा। उसके बाद फिर 1994 में कायरो कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर फिर जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, जहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की कमिटमेंट पाकिस्तान ने की, बेनजीन साहबा ने उस पर वो पूरा अपना वेलफेयर वर्कर जो है, फैमिली वेलफेयर वर्कर का जो है पूरा एक स्कॉट तैयार हुआ, उस पर कॉन्सेप्ट दिया गया फैमिली एंड फैड का कॉन्सेप्ट। पूरी की पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करें, बच्चों की सेहत, बच्चों की फलाह, एल्डरली की, घर के बूढ़े उनके लिए भी, ख़वातीन के लिए भी, मर्दों के लिए भी। अच्छा ये हो गया एक कॉम्पोनेंट, इसको आप देखिएगा। दूसरा ये कि जो आपने कहा ना ये 51 से 49 पे आ गया है रेशियो, इसकी वजह मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है एंड टेक्नोलॉजी। अब जब अल्ट्रासाउंड आई और अल्ट्रासाउंड में हमने देखा कि ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, और ये स्टडीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा अबॉर्शंस हुई कि ये बेबी गर्ल है, अबॉर्ट करा दें। इलीगल लीगल प्रैक्टिसेस होनी शुरू हो गई, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट जो है वो फिर मदर का जो है वो बहुत सारी, वो जब छुप छुपा के होना शुरू हुआ तो उससे वो अनहेल्दी क्लिनिक्स में गए, फिर वहाँ पर डेथ रेट बढ़ गया ख़वातीन का, ठीक है, माओ का। सो वो एक मेजर रीज़न है। वो अभी दूसरे तीसरे महीने में चेक करवा लेते हैं, इफ़ इट्स ए बेबी बॉय वो कहते हैं कंटिन्यू कर लें। और ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है इंडियन सोसाइटी में, पाकिस्तान में भी है लेकिन यहाँ पर ज़रा
ढका छुपा है थोड़ा सा, ठीक है। सो ये एक वजह है कि बेबी गर्ल्स जो है वो रिड्यूस हो रही हैं और बेबी बॉयज़ का जो है वो बढ़ रहा है। डेटा आपने बात की, बिल्कुल डेटा मैनिपुलेशन है, लेकिन वो डेटा ओवरऑल है, मेल फीमेल का उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है। दूसरी एक और वजह है, आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक भी है, कि जब हम घर में होते हैं और कोई सर्वे करने आता है तो मैं अपनी बहन का नाम नहीं लिखवाता ना, मैं भाई बता देता हूँ हम 4 भाई हैं, मैं ये नहीं बताता हूँ कि हम 4 बहनें भी हैं, ठीक है ना, कि वो एक बहन का बता दिया या नहीं बताया, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं 30-40 साल पहले, तो 50 साल पहले तो ख़वातीन के नाम कैसे रखे जाते थे? मुश्ताक बीबी, अख्तर बीबी, हमीद बीबी, ठीक है ना, हमीद। तो बाद में उसकी रीज़न क्या थी कि वो लोगों को नहीं बताते थे कि घर में लड़की हुई है या लड़का हुआ है, वो मतलब टैबू था ना। वो कहते थे मिठाई शिठाई बांट दी अगर उसको कि जी लड़का या मुश्ताक है या मुश्ताक, ठीक, बस बाद में फिर मुश्ताक बीबी हो जाता था, ठीक है। सो ये 40 ईयर्स बैक की बात बता रहा हूँ, 50 ईयर्स बैक की। अब जो चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से, मेडिकल साइंस की वजह से ये चैलेंजेस हमारे पास बढ़ गए। तो जो 2 पे आके अब वापस 4 का ट्रेंड हो रहा है, वो अभी हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि जब उन्होंने देखा कि वेस्ट में 2 बच्चे हैं, वो कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे, एक तीसरा था 11वां, ठीक है ना, ठीक है ना। सो वेस्ट में अब देखें, वेस्ट में जो कॉन्सेप्ट है ना, वो स्टेट अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही। बीमार है तो हॉस्पिटल ने करना, मेडिसिन आपकी फ्री है, आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, इमरजेंसी। यहाँ पर अगर आपके 4 बच्चे नहीं होंगे, अस्पताल में संभालना किसने है, घर में उसके लिए हांडी रोटी किसने करनी है, बीमार के लिए खाना किसने लेके जाना है और कमाना किसने। तो यहाँ पर अब वो जो मॉडल है थोड़ा सा फेल होता जा रहा है। अगेन आपका जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत मैटर करता है। कोई भी आप डिसीजन में, चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी पे गया और फिर उस पर देखा कि उससे तो उनके बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल 1.7 से कम हो गया, यानी 107% से कम होके 85 पे आ गया, चूंकि उसको इंटरेक्शन ही नहीं मिल रहा है, बच्चे को आइसोलेशन में है। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतने बच्चे होते हैं कि सारे लड़ लड़ के एक दूसरे ने एक साल में करीब 1 साल। दूसरा ये कि देखें, जेंडर में बहुत सारी ख़वातीन भी ऐसी हैं जो कहती हैं कि जी हमें ये वाली एम्पावरमेंट नहीं चाहिए कि हम घरों से बाहर निकल जाएं, हम वेस्टर्नाइज हो जाएं। वो कहते हैं औरत को जो मुकाम हमारे माशरे ने, हमारे मज़हब ने दिया है, वो शायद वेस्ट की औरत उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती, ठीक है। सो हमें अगेन बैलेंस होकर चलना है कि अच्छा औरत जो है वो सॉफ्ट स्किल्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर ममता रखी है, इसके अंदर कुदरत ने सॉफ्टनेस रखी है। तो जितने सॉफ्ट स्किल्स के काम हैं, मैनेजरियल काम है, उसके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस खातून हो सकती है। हार्ड कोर काम के लिए मर्दों को अल्लाह ताला ने रखा है कि वो, और थाईलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री एग्जाम्पल, जहाँ पर उनकी ख़वातीन शॉप्स भी चला रही हैं, ठेले भी चला रही हैं, फूड रेस्टोरेंट भी चला रही हैं, वो काम कर रही हैं मेजर ख़वातीन। और जो मेल है उनका वो लेबर वर्क में है, मैकेनिकल वर्क्स में, इंजीनियरिंग वर्क्स में या हैवी ड्यूटी वर्क्स में है। और इसी तरह बहुत सारे और कंट्रीज़ में भी वो चीज़ें हमें भी देखना पड़ेगा कि हम एक बैलेंस अप्रोच के साथ जाएं। और एक और आखिरी बात मैं जो करना चाह रहा हूँ, अगर हम देखें तो हमारे माशरे में स्टडीज़ शो कर रही हैं जहाँ पर विमेन इकोनॉमिकली एम्पावर हुई है, वहाँ पर डाइवोर्स रेशो बढ़ी, डिप्राइव हुई। हाँ, अभी हम ना ट्रांजिशन में है ये सोसाइटी, इसको 10-20 साल, शाह साहब ने भी बात की कि अभी हम 10-20 साल लगेंगे इस चीज़ को सेटल करने, एक्सेप्ट करने के लिए कि औरत भी कहेगी कि मैं बिल्कुल आज़ाद नहीं हो गई, कमाती हूँ तो ठीक है, बिल्कुल आज़ाद नहीं होगी। मर्द भी कहेगा नहीं, कमाती है तो इसका रेस्ट करने का इसका भी हक है कि ये सारे दिन काम करके आती है तो हम काम वाली कोई रख लें या काम वाला कोई रख लें, या मिल के काम कर लें, ठीक है। अभी चीज़ें हो रही हैं जी। अब आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जैसे आपने भी बात की वुमेन एम्पावरमेंट पे कि लोग घर बैठ के कहते हैं कि हम ऐसा हैंडमेड काम कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा मैडम बढ़ गया है, देखें अभी आईटी के आने से, कंप्यूटर साइंस के आने से लोग घर में बैठ के कनेक्ट हो गई हैं ग्लोबली, ठीक है ना। वो उतनी जी बिल्कुल, देखें बिल्कुल ये भी है एक चीज़। दूसरा ये है कि आप ख़वातीन को जो हम स्किल्स दे रहे हैं ना, ब्यूटी पार्लर का, सिलाई का, मतलब मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ,
कि ज़्यादातर वो हो रहा है ना, अब वो उन चीज़ों से आगे निकलना चाहिए हमें, ठीक है। अब हमें वो प्रोडक्ट तैयार करनी चाहिए जो सिर्फ यहाँ पर ही ना बिके, वो पूरे पाकिस्तान में भी जाए और वो इंटरनेशनली भी जाए। यानी हमें थोड़ा सा अब उन स्किल्स की तरफ लेके जाएं, थोड़ी सी खूबसूरती और जिद्दत लेके। उसमें हम क्या करते हैं, हम एक ना जनरेट नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ना हमें उस चीज़ पे जाना चाहिए। एक तो ये कि आपकी चीज़ें घर में बना रहे तो कॉस्ट बच रही है, लेकिन मेरा ख्याल है ख़वातीन को उससे एक स्टेप और आगे जाना चाहिए कि वो ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जो वो सेल आउट हों, जिसको वो मार्केट करें। ये भी ठीक है, हाँ। अब उसमें ये है कि कुछ वहाँ पे खवातीन हैं जो 50 बंदे का खाना बनाते डेली। नहीं, वो अच्छी चीज़ है, हाँ बिल्कुल ठीक है, इनकम आनी चाहिए। देखिए जो कहते हैं ना, जिथे भुख ते नंग होवे ना, उत्थे जंग ही जंग होंदी है। बात यह है कि जब तक आपकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं हो। चलिए जी, थोड़ा सा हम इसको वाइंड अप करते हैं, मेरा ख्याल है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है या जो ब्रेन का काम है, जो विजन और विशन दोनों क्या चीज़ होती है? विजन क्या होता है? विजन जो है आपकी नज़र से निकला ना, देखने की इस्तात कि मैं वहाँ तक आखिर तक देख सकता हूँ, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो दीवार के उस तरफ भी देख लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो इस शहर के दूसरी तरफ भी देख लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो इस दुनिया से भी दूसरी तरफ देख लेते हैं। तो गोया जितना बड़ा आपका विजन होगा, जितनी आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी होगी, ठीक है, अब वो हम उसको विजन कहते हैं। विजन है आपकी सोच कि आप अगले 10, 20, 50 सालों में क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। और मिशन वो होता है, मिशन इज़ अ कमिटमेंट, पैशन एंड स्ट्रेटजी टू अचीव दैट विजन, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। तो वो विजन मिशन जो है वो यहाँ से आता है। जब हम देखते हैं गवर्नर जो है, गवर्नेंस जो है, उसमें जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, बॉडी होती है जो हम जिसमें बेस्ट ब्रेन लेते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लेते हैं, उनको हम अपने उसमें अपना हिस्सा बनाते हैं कि जो हमें गवर्नेंस और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए कि क्या क्या हमें करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उसके लिए पूरा प्लान देते हैं। एंड ये अपने अपने फील्ड के बेस्ट प्रैक्टिशनर होते हैं। एक अच्छा बोर्ड ऑफ गवर्नर वो होता है जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग हों, जिसमें आईटी के लोग हों एक्सपर्ट्स, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हों, ठीक है, और जिसमें एकेडेमिया के लोग हों, जिसमें हेल्थ के लोग हों, और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लोग हों, जिसमें पॉलिसी प्लानिंग के लोग हों। तो वो एक बेस्ट जो है आपका पूरा बनता है, जो बेस्ट ब्रेन है वो बनता है। तो उसमें हम देखते हैं कि उनके पास ये चीज़ हो, टू सेट द विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये काम इनके ज़िम्मे होता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो प्लानिंग आप 3 साल के लिए, 5 साल के लिए आप अपने या एनुअल प्लान बनाते हैं, उसको वो अप्रूव करते हैं, ठीक है। आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है, छोटी है, दरमियानी है, तो उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो हमेशा पावरफुल होना चाहिए, उसमें अच्छे और बेस्ट ब्रेन होने चाहिए। तो आपको डायरेक्शन अच्छी मिल जाएगी और आप जल्दी ही फ्लरिश कर जाएंगे, जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएंगे। डेवलप ब्रॉडर पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या है, सीईओ और चीफ की और प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट जो है उसका अख्तियार होता है। एंड देन टू रिव्यू द परफॉर्मेंस एंड की माइलस्टोन्स अचीव। पीरियोडिक जो है वो एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि अच्छा जितनी ऑनेस्टी उनके अंदर होगी उतनी अदारा फ्लरिश करेगा। अगर वो सब अच्छे की गिरदान करते रहेंगे तो फिर अदारा एक दिन, बहुत सारे जो मोहल्ले में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले होते थे ना मैडम हमारे दौर में, वो सारे स्टार लेके आते थे और ट्रॉफियाँ पकड़ते थे, पहली दूसरी तीसरी चौथी सब। फिर जब वो बोर्ड का ध्यान होता था फिर पता चलता था कि जनाब इनमें से कितनी ट्रॉफियाँ असली हैं और कितनी। ओके जी, कुछ और जो है उसमें देखिए तो फाइनेंशियल सपोर्ट, वन ऑफ द की फैक्टर जो है ना बोर्ड ऑफ गवर्नर को ये है कि आप इंश्योर करें कि फाइनेंस कहाँ से आएगा। फाइनेंस इज़ द रनिंग ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जिसम में खून ना हो तो कुछ नहीं, जितना मर्जी अच्छा खाना खा लो सप्लाई नहीं जानी। इसी तरह अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है तो अच्छे से अच्छे प्लान भी फ्लॉप हैं। टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट एसेट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूएबल एसेट्स, रिस्क मैनेजमेंट कंप्लाइंसेस करते हैं, कैसे रिस्क को मिनिमाइज़ करना है, मिटिगेट करना है। और इंटरनल गवर्नेंस मॉडल पे जो चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर एक आई भी होती है इनकी कि जनाब ये मामला कहीं ख़राब तो नहीं हो रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, टू प्रोवाइड ए ब्रिज बिटवीन आपकी एनजीओ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट बॉडीज़ के दरमियान कि वो वहाँ से
एंड आल्सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी वहाँ से आपको इंश्योर हो, फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट आपको मिल रही हो। एंड दिस इज़ द ब्रॉडर जो 10-12 जो हैं ये गोल जो इसके हैं SOPs बोर्ड ऑफ गवर्नर के। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया आपके पेशेंस का।